आज हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फार्मूला का निर्माण करेंगे। सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फार्मूला के बारे में जानेंगे। इसको जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि सरफेस एरिया जो है ये 2 डायमेंशनल होता है और वॉल्यूम जो होता है 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल में और 2 डायमेंशनल में ही फर्क यही है कि इसमें 2 बीमाएं ली जाती है। कोई 2 बीमा, तो कोई 2 बीमा में हम ले लेते हैं लंबाई चौड़ाई, और 3 डायमेंशन में क्या होती है कि 3 बीमाएं ली जाती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, 3 बीमाएं ली जाती है। इसीलिए इसका जब हम क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो जब मात्रक का प्रयोग करते हैं तो वर्ग में के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि लंबाई में अगर हम कोई x लेते हैं सेमी और चौड़ाई में हम y सेमी लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स वाई सेमी सेमी गुणा करेंगे तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जब हम गणना करेंगे तो x सेमी गुणे y सेमी गुणे z सेमी लेंगे तो हमें x y z सेमी q लिखना पड़ेगा। तो इसलिए इसका मात्रक हम देते हैं तो q के रूप में देते हैं या घन सेमी के रूप में देते हैं। और सरफेस एरिया की जब गणना करते हैं तो उसमें मात्रक हम सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी के रूप में देते हैं। मात्रक तो अलग अलग प्रयोग होते हैं, सेंटीमीटर का भी प्रयोग होता है, मीटर का भी प्रयोग होता है, इंच का भी प्रयोग होता है, इसके बाद फीट का भी प्रयोग होता है, इसके बाद और भी कोई मात्रक प्रयोग हो सकता है। तो जो भी मात्रक प्रयोग हो उसमें उससे अगर हम आयतन निकालते हैं तो घन के रूप में देते हैं और क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग के रूप में देते हैं। अब चलते हैं हम लोग फार्मूला की तरफ। पहली जो आकृति हम लेकर आए हैं घन को लिए, जिसको हम क्यूब कहते हैं। क्यूब में लंबाई जो होती है चौड़ाई के बराबर होती है और ये दोनों ऊंचाई के बराबर होती है। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। आकृति हम यहाँ एक स्केच किए हैं। ये है घन की ऊंचाई, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। अब घन का निर्माण कैसे होता है, तो घन एक वर्गाकार आकृति होती है, वर्ग के आकार से बनती है। ये हो गया वर्ग, और इस वर्ग की भुजा अगर हम a लेते हैं तो ऐसे वर्गों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखने से अगर उसको हम a ऊंचाई तक रखते जाते हैं तो a ऊंचाई तक रखने के बाद उससे घन का निर्माण होता है। इसलिए इसकी इतना ऊंचा तक एक वर्ग को रखा गया है, यानी कि इसकी ऊंचाई a है और ये है लंबाई मान लीजिए या चौड़ाई, और एक भुजा ये है। तो इस प्रकार एक घन का निर्माण होता है। और घन के निर्माण होने के बाद इसका हम अब निकालते हैं फार्मूला। मान लेते हैं कि इसकी भुजाएं a है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, a है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है भुजा q, भुजा q, यानी कि भुजा की लंबाई है a के पावर 3। तो ये हो गया घन का आयतन। अब अगर आयतन हमको मालूम हो तो हम भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये दूसरा नंबर हो गया घन की भुजा बराबर, घन की भुजा बराबर आयतन का घनमूल निकाल देते हैं। ये हो गया घन की भुजा। अब रही तीसरा फार्मूला हो गया घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवार होता है
घन में 4 दीवार होते हैं। एक तो फेस ये हो गया जिसको हम फलक कहते हैं, एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो जाएगा, एक फलक इधर का, एक फलक इधर का। अब जैसे मान लीजिए कोई वर्गाकार हो तो ऊपर का फलक छोड़ दीजिए और नीचे का फलक छोड़ दीजिए, तो चारों दीवार हो जाएगा। एक घर को लीजिए, घर में 4 दीवार होता है, छत और फर्श को छोड़ दीजिए, तो 4 दीवार का हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो एक दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? लंबाई गुणे ऊंचाई। क्या लिखते हैं? लंबाई गुणे ऊंचाई। एक दीवार का हो गया, तो उसके सामने का भी एक दीवार होता है। घर में, एक कमरे में आमने सामने की दीवार होती है, तो एक दीवार का हम क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो उसकी लंबाई गुणे ऊंचाई हो जाएगी। तो इस प्रकार के 2 होते हैं, लंबाई गुणे ऊंचाई, आमने सामने का दीवार, और प्लस में उसके बगल वाला दीवार लीजिए तो उसका हो जाएगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इससे हम इसलिए बता रहा हूं कि जब हम घनाभ का निकालेंगे तो उसमें ये काम कर जाएगा, यहाँ पर इसलिए समझा रहा हूं। तो एक हो गया लंबाई गुणे ऊंचाई 2 दीवार का, और 2 दीवार जो होता है उसका चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यानी कि इसमें चारों तो 2 ये हो जाएगा, 2 लंबाई गुणे ऊंचाई, और 2 ये हो जाएगा, 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? सभी में से हम 2 लंबाई गुणे 2 ऊंचाई प्लस 2 चौड़ाई गुणे 2 ऊंचाई हो गया। अब इसमें से हमको कॉमन निकलेगा, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई रह जाएगा, तो सब में से हम तो 2 कॉमन निकाल लेंगे पहले। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें ही हम 2 निकाल लेते, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, और बचेगा इसमें क्या? लंबाई गुणे ऊंचाई और चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब इसमें से हम क्या निकाल लेंगे? ऊंचाई को भी कॉमन निकाल लेंगे, तो बच जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही बचेगा। अब चूंकि ऊंचाई भी ए है और लंबाई प्लस चौड़ाई में भी ए प्लस ए है, तो ये हो जाएगा 2a और गुणा में 2a, यानी कि 4a स्क्वायर। तो 4 भुजा स्क्वायर हो गए चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसको लिख लेते हैं, तो इसका हो गया 4 भुजा स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 दीवार है, एक दीवार की क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो एक दीवार का क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर, तो 4 दीवार का हो जाएगा 4 भुजा स्क्वायर। तो इसको वर्ग इकाई देते हैं, आयतन को घन इकाई देते हैं, और भुजा को इकाई देते हैं। हम इकाई का प्रयोग करेंगे, जो प्रश्न में रहेगा इकाई, सेमी में हो तो सेमी दे देंगे, मीटर में होगा तो मीटर दे देंगे। इस चारों दीवारों के क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत जगह कहा जाता है, लोग कह देते हैं, लेकिन इसका असली है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसको वक्र पृष्ठीय कह सकते हैं। अब है चौथा नंबर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया। अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 ए स्क्वायर। इसका भी होगा वर्ग इकाई। अब इसका 6 भुजा स्क्वायर क्यों हुआ? इसलिए कि इसमें 6 फलक है, 4 दीवार हो गया, एक छत हो गया और एक फर्श हो गया। इसको अगर एक कमरा मानते हैं तो 4 दीवार हो जाएगा, एक ये दीवार, एक ये दीवार, एक ये दीवार, एक ये दीवार और एक ऊपर का छत और नीचे वाला फर्श। तो 4 दू 6 फलक हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? फलक। इसलिए इसको एक दीवार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होगा, तो 6 दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी 6 फलकों का 6 भुजा स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चलते हैं अगला फॉर्मूला इसमें। अब आया 5वां, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण बराबर, विकर्ण किसको कहते हैं? ये बड़ी से बड़ी आकृति लंबाई होती है। इस कोने से ऊपर का ये कोना, अगर कमरे के एक कोना को हम लेंगे तो ठीक उसके सामने के ऊपर वाले कोने को, इसकी लंबाई को हम क्या कहते हैं? विकर्ण। तो इसकी गणना कैसे हम करते हैं? तो √3 भुजा, √3 गुणे भुजा, इसको कहते हैं घन का विकर्ण। इसका मात्रक हम क्या देंगे? सेमी में देते हैं। इसका मात्रक किस में रहेगा? सेमी में, इसलिए कि भुजा है ना, तो इसलिए इसको हम देंगे सेमी। यानी कि हम सेमी नहीं लिखेंगे, सेंटीमीटर नहीं, इकाई। अगर विकर्ण मालूम हो तो भुजा कैसे निकालेंगे? अगर विकर्ण मालूम हो तो भुजा कैसे निकालेंगे? तो इसका हो जाएगा विकर्ण बटा में √3। विकर्ण को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायगोनल्स, DIAGONAL, डायगोनल्स बोलते हैं विकर्ण को। टोटल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या शॉर्टकट में TSA। और एक हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम CSA भी बोलते हैं शॉर्टकट में, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। फलक शब्द पर ध्यान दे दीजिए कि कौन कौन शब्द का प्रयोग होगा। फलक को फलक या सतह क्या बोलते हैं? फलक या सतह, जिसको हम बोलते हैं फेस, इसको बोलेंगे फेस। तो घन या घनाभ में फलक कितने होते हैं? 6। दूसरा होता है किनारा। किनारा, किनारा को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? किनारा जो होता है 12 होता है, जिसको हम बोलते हैं एज। और तीसरा होता है शीर्ष, शीर्ष को हम बोलते हैं एज। किनारा कितना होता है? शीर्ष कितना होता है? 8।
अब देखिए फलक हो गया दीवार, ये 4 दीवार हो गया। अब छत और फर्श, अगर कमरा को मानते हैं एक घन के रूप में तो 4 दीवार हो गया तो 4 फलक, और एक फर्श हो गया 5, और एक छत हो गया 6। किनारा बोलते हैं इस किनारे को, ये किनारा हो गया। देखिए 4 किनारा ऊपर का, ये 4, 1 2 3 4, 4 ऊपर का और 4 नीचे का, 8 हो गया। और ये ऊंचाई 4, तो ये कुल मिलाकर 12 किनारा हो गया। और शीर्ष कितना होता है, एक ये 2 और एक ये, यानी 4 ऊपर का और 4 नीचे का, ये कुल मिला के 8 की शीर्ष हो गया। तो इसका हम प्रयोग करेंगे, तो आप समझते चलिएगा। अब चलते हैं हम, अब आते हैं हम घनाभ, जिसको हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं। घनाभ का निर्माण कैसे होता है, तो एक वर्गाकार आकृति, वर्गाकार कर रहा हूं, आयताकार आकृति लेते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। मान लीजिए कि लंबाई L और चौड़ाई B है। अब इस आकृति को एक दूसरे के ऊपर h ऊंचाई तक रखते हैं। कितनी ऊंचाई तक रखते हैं, h ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक रखते हैं, तो एक घनाभ का निर्माण होता है। एक L लंबाई और B चौड़ाई वाले आयत को h ऊंचाई तक एक दूसरे के ऊपर रखते जाते हैं, तो एक घनाभ का निर्माण होता है। और घनाभ का आयतन हम कैसे निकालते हैं, तो घनाभ का आयतन, अब देखिए घनाभ का निकाल रहा हूं तो बार बार घनाभ हम नहीं लिख रहे हैं, समझ लीजिएगा। ये घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी LBH। L को हम लंबाई, B को चौड़ाई, H को ऊंचाई माने। अब इससे हम 3 फार्मूला और निकाल सकते हैं, आप इसको व्युत्पन्न कर सकते हैं। आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। अगर आयतन मालूम हो और चौड़ाई ऊंचाई मालूम हो तो लंबाई कैसे निकालते हैं, यानी L बराबर, तो L बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बटा में BH। अगर B निकालना हो, L और H मालूम हो, तो आयतन बटा में LH। अगर H निकालना हो तो आयतन बटा में LB होगा। ठीक है, LB आयतन बटा LB। तो इस प्रकार 3 और फार्मूला हम बना सकते हैं आयतन के फार्मूला से। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा फार्मूला इसका। दूसरा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जिस तरह हम लोग घन में चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाले थे, अगर एक कमरा घनाभ के आकार का हो तो 4 दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आमने सामने के 2, जिसमें चौड़ाई के अनुदिश होगा एक दीवार और एक लंबाई के अनुदिश होगा, तो उस तरह के आमने सामने के 2 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 लंबाई गुणे ऊंचाई, एक तो ये हो जाएगा, एक साइड का 2 1 और एक साइड का 1, 2 हो गया। और दूसरे साइड का जो चौड़ाई के अनुदिश होगा उसको हम लिखेंगे चौड़ाई 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे। अब इसमें से क्या होगा, 2 कॉमन ले लेंगे और ऊंचाई को भी कॉमन ले लेंगे, ऊंचाई को भी कॉमन ले, बचेगा क्या, लंबाई प्लस चौड़ाई बच जाएगा। तो ये हो गया मेरा 2 इंटू ऊंचाई, यानी कि 2H
L प्लस बी। ठीक है, तो ये हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2h L प्लस बी। इसको हम लिखेंगे वर्ग इकाई। देखिए जितना क्षेत्रफल होगा उसको वर्ग इकाई में लिखेंगे। अगर भुजा होगी तो इकाई में आएगा, अगर आयतन होगा तो घन इकाई में आएगा। इसको बार बार लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप इसको समझते चलिए। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर। इसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी मान सकते हैं, लेकिन इसको ओरिजिनली चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहा जाता है। अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए संपूर्ण पृष्ठीय, तीसरा नंबर है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, देखिए समझना है। इसमें कितने पृष्ठ हो गए, यानी फलक यानी सतह। इस सब को क्या बोलते हैं, फलक, सतह और पृष्ठ। ये सारे एक ही नाम है, पृष्ठ, फलक और सतह। तो सबसे पहले हम आपको बता दिए थे कि एक घन या घनाभ में 6 फलक होता है। 6, 4 दीवार, एक छत, एक फर्श। तो अब इसको हम सूत्र बनाएंगे। तो 6 हो गया ना। तो देखिए 2 तो आमने सामने के हो गए, एक ये चौड़ाई के अनुदिश, एक ये और इसके सामने का ये। तो इसको हम लिखेंगे क्या, ये है चौड़ाई और ये है ऊंचाई। तो इसको लिखेंगे 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एक ये हो गया। ठीक है, अब एक होगा ये और एक ये लंबाई के अनुदिश बना है। तो प्लस में लिखेंगे 2 लंबाई गुणे ऊंचाई। और एक ये है छत और एक नीचे का फर्श। तो ये किससे बना है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई से बना है। ठीक है, यानी कि 2, तो पहले हम ले लेते हैं लंबाई चौड़ाई को, 2LB। पहले इसको ले लिए, फिर हम ले लेते हैं, हम 2 कॉमन ले लिए यहाँ पर, 2 तीनों में से 2 कॉमन ले लिए। लंबाई गुणे चौड़ाई को पहले लिख दिए, फिर लंबाई गुणे ऊंचाई को हम लिखेंगे दूसरे नंबर पर LH, और प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई को हम लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह चारों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फार्मूला हो गया 2LB प्लस LH गुणा प्लस BH, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे ऊंचाई, ये हो गया चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB, 2 ब्रैकेट में LB प्लस LH प्लस BH। इसको क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। समझ रहे हैं। अब चलते हैं चौथा नंबर फार्मूला। चौथा नंबर फार्मूला क्या है, घनाभ का विकर्ण। डायगोनल्स बराबर क्या होता है, तो इसका होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ये हो गया विकर्ण। इसको लिखेंगे हम इकाई, यानी सेमी में होगा तो सेमी, मीटर में होगा तो मीटर, इंच में होगा तो इंच, फीट में होगा तो फीट, किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर। जो भी इकाई दी गई हो लिख देंगे। तो इस प्रकार हो गया आपके घनाभ का फॉर्मूला खत्म। इसमें कभी कभी फलक का विकर्ण भी आता है। फलक का विकर्ण कैसे निकालते हैं, जैसे इसका विकर्ण तो समझ रहे हैं ना, जैसे घन का निकाले थे, इस कोने से ये ऊपर के सामने के ऊपर वाले कोने को मिलाएंगे। इसमें प्रश्न आता है कि एक घनाभाकार कमरे में वह लंबा से लंबा छड़ ज्ञात करो जिसको रखा जा सकता है, तो उसका विकर्ण निकाल देंगे, वही उसका आंसर होता है। अब हम निकालेंगे फलक का विकर्ण निकालने के लिए, जैसे एक फलक ये है, तो इस फलक को
यहाँ तो तिरछा दिख रहा है ना, तो ये तो खड़ा होता है दीवाल। तो दीवाल का जब हम फलक निकालते हैं, ये विकर्ण जब निकालते हैं फलक का, तो इसका क्या हो जाएगा, लंबाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का एक फलक का। तो ये हो जाएगा करनी में लंबाई स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर हम चौड़ाई के अनुदिश निकालते हैं तो इसमें हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, करनी में बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है ना, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, उसी तरह निकलता है। तो इस तरह निकल गया। अगर हम फर्श का विकर्ण सिर्फ निकालते हैं तो फर्श का विकर्ण निकालते हैं तो लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फलक का विकर्ण हो जाएगा। चलिए अब अगला हम तीसरा नंबर ले। चलिए अब तीसरा नंबर लिए बेलन। बेलन क्या होता है? बेलन एक वृत्त के आकार का होता है। बेलन जो होता है एक वृत्त होता है नीचे का। अगर इसका नीचे का भाग अगर देखते हैं तो एक वृत्त के आकार का होता है, जिसकी त्रिज्या हम आर लेते हैं। इसकी त्रिज्या क्या लिए? आर। आर त्रिज्या हो गई। अब इस वृत्ताकार आकृति को एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं एच ऊंचाई तक। एक वृत्ताकार हम आकृति लिए जो खोखला है, ठीक है, और इसको हम एक दूसरे के ऊपर रखते जाएं एच ऊंचाई तक, तो एक क्या निर्माण होता है? एक बेलन का निर्माण होता है। एक बेलन का निर्माण हो जाएगा। तो इसलिए इसके आधार, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको आधार बोलेंगे। तो आधार क्या है? आधार एक वृत्त के तरह है। वृत्त की तरह नहीं बल्कि वृत्त ही है। इसका आधार क्या है? एक वृत्त है। और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और इसको हम एच ऊंचाई तक रखे हैं। इस वृत्त को हम एच ऊंचाई तक रखे हैं, तो इसको हम एच से अगर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका आयतन। पाई आर स्क्वायर गुणा एच, एच ऊंचाई तक हम इसको सजा के रखे हैं, तो इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसलिए एक बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पहला नंबर आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, घन इकाई होगा, ठीक है, घन इकाई लिख लीजिएगा। तो आयतन हो गया। नंबर 2, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हम इसका क्षेत्रफल की गणना नहीं करते हैं, इसके बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम इसके पृष्ठ की चर्चा करते हैं, पृष्ठ को शामिल करते हैं, यानी कि बाहरी वक्र भाग, अंदर की नहीं, बाहर के भाग को, इसको और इसको। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त का परिधि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परिधि। और इस परिधि को निकालने के लिए हम 2 पाई आर का प्रयोग करते हैं। इसलिए हो गया 2 पाई आर। कितने ऊंचाई तक ये वृत्त गया है? तो एच ऊंचाई तक इसको हम रखे हैं, इसलिए इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। समझ रहे हैं? क्योंकि एक वृत्त को हम एच ऊंचाई तक सजा के रखे हैं, तो और इसके परिधि की हम गणना करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। तो इस परिधि को हम कितनी ऊंचाई तक ले गए हैं? एच ऊंचाई तक, इसलिए 2 पाई आर एच इसका हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा नंबर है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं? अब देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हो जाएगा कि इसके वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों, ठीक है, और प्लस में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा 2πr², 2πr², इसके आधार का और ये ऊपर शीर्ष का, ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², और प्लस में इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr + h, ये हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हम शॉर्टकट में 2πr + h भी लिखते हैं। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है दोस्तों, इसलिए कि रात में वीडियो बना रहा हूँ और ये अगल बगल कुत्ते जो है ना चिल्लाते रहते हैं, और दिन में बच्चे चिल्लाते हैं, कहीं गाड़ी की आवाज़ आती है, इसलिए बीच बीच में कट करना पड़ता है। इससे आपको भी परेशानी होती होगी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा लोकेशन ही ऐसा है, क्या करूँ। चौथा नंबर है दोनों सतहों का क्षेत्रफल। दोनों सतह कौन कौन सा है? दोनों सतहों का क्षेत्रफल, दोनों सतह क्या क्या होगा? तो एक ये सतह और एक ये सतह, तो दोनों सतहों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², क्योंकि ये सतह का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल एक और एक ये दोनों का हो जाएगा 2πr²। ये रहा बेलन का फॉर्मूला। अब चलते हैं शंकु का, इसी पर हम लेंगे शंकु का। चलिए हम लेके आए हैं शंकु। शंकु का हम निर्माण सूत्र के हिसाब से कैसे कर रहे हैं ये देखिए। एक बेलन में, ये एक बेलन हो गया, और एक बेलन में हम ऊपर वाले वृत्त के केंद्र से नीचे वाले वृत्त के परिधि को अगर हम तिरछा रूप से मिला देते हैं, तो इससे जो बना है अनुप्रस्थ काट जो तैयार हुआ, इसको हम कहते हैं शंकु। यानी कि ये जो आकृति बनी है एक शंकु की आकृति बनी है, जिसमें हम इसको रखेंगे, ये भाग को हम हटा देंगे, ये वृत्त रह जाएगा आधार का, और ये तिरछी आकृति जो रहेगी ये रह जाएगी। तो अब इसमें त्रिज्या तो यही रहेगी r, इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई l, और इसको हम h बोलते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इस आकृति को बनाने के बाद ये बेलन जो है कितने भागों में बट गया? 3 भागों में बट गया, यानी कि तीसरा भाग इसका एक इधर और यहाँ 2 भाग, यानी कि अगर मिलाते हैं तो 4 भाग बट गया ना, 1 2 3 4, तो 4 भाग बट गया।